हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक पिकअप साइंस। मैं नेहा अग्रवाल आज फिर से आपके लिए एक क्लास 10th की केमिस्ट्री की वीडियो लेकर आई हूँ। वन शॉर्ट वीडियो, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिड बेसिस एंड साल्ट्स क्या होते हैं। कि मान लो एसिड क्या है, एक मेल है, और बेस क्या है, फीमेल। ठीक है, जब मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं तो उनसे क्या बनता है, उनका जैसा एक न्यू इंडिविजुअल बनता है, और वो क्या बनेगा, एसिड और बेस जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में, और सॉल्ट के बारे में। कि एसिड जो होते हैं वो हमेशा जब भी वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, बेस हमेशा OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन द चैप्टर। तो सबसे पहले बच्चों के हमें पता होना चाहिए कि एसिड और बेस जो होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, मीन्स दिखने में वो कैसे होते हैं, कैसे हम पता लगाएंगे हमारे सामने एसिड बेस होंगे तो कौन सा एसिड है कौन सा बेस। तो एसिड जो होते हैं वो हमेशा टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और बेस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं टेस्ट में। एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। एसिड एसिड का नेचर कैसा होता है, कोरोसिव नेचर के होते हैं ये, मतलब किसी भी चीज के ऊपर गिरते हैं तो उसको बिल्कुल तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। और ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, कि इनमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं। एसिड की जो पीएच वैल्यू जब हम आगे देखेंगे तो ये क्या होती है, 7 से कम होते हैं। ठीक है, लेस देन 7 पीएच वैल्यू होती है एसिड्स की। जबकि बेस की बात करें तो बेस भी क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन बेस क्या करते हैं, किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। जब भी बेस को किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करते मेटल के साथ जैसा कि एसिड परफॉर्म करता है। अगर पीएच वैल्यू की बात करें तो बेस की जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, मोर देन 7। ठीक है, 7 से ज्यादा जो पीएच वैल्यू होती है वो किसकी होती है, बेसिस की होती है। ओके, आई थिंक आपको फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी कि जो खट्टे होंगे टेस्ट में वो एसिड्स होंगे, जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेंगे वो एसिड्स होंगे, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। जबकि बेस जो होते हैं वो टेस्ट में कड़वे होते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, और उनकी पीएच वैल्यू जो होती है वो मोर देन 7। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेस। की बेस और एसिड्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स और बेस जो होते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं हमारे नेचर के अंदर। ठीक है, कि हमें उनको लेबोरेटरी में केमिकल रिएक्शन के थ्रू नहीं बनाते, वो नेचुरल नेचर के अंदर अपने आप पाए जाते हैं। जैसे कि एसिटिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है। ये सारे एसिड्स कैसे हैं, लैक्टिक एसिड आपको पता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मिल्क के अंदर। तो ये एसिड्स ऐसे हैं जो नेचर में अपने आप प्रेजेंट होते हैं। और जबकि कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो नेचर में अपने आप नहीं मिलते, जिनको लैब में जाकर केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनाया जाता है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो जो नेचर में अपने आप प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, और जो लैब में बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होती है, वीक होती है। मीन्स उनके अंदर ज्यादा मात्रा में एसिड पाया नहीं जाता, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते। ठीक है, इसीलिए जो भी हमारे फूड या फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें जो एसिड्स पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है, जितनी भी खट्टी चीजें होती है, हमारे ऑरेंज है, लेमन है, उनके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। दूसरी तरफ अगर इनऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बताया मैंने, नाइट्रिक एसिड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, तो ये सब क्या है, लैब में जाकर बनाए जाते हैं। इनके अंदर जो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होती है, स्ट्रोंग एसिडिक नेचर के होते हैं, कि अगर किसी चीज के ऊपर गलती से भी गिर जाए तो क्या होता है कि उस चीज को वहीं पे ये खत्म कर देते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं। नाउ वी मूव ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स। हम एसिड्स की टाइप्स पढ़ रहे हैं।
तो अब कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर जब उनको मिक्स किया जाता है तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते पानी के अंदर जब उनको मिक्स किया जाता है। दूसरी तरफ कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जिनको पानी के अंदर अगर मिक्स किया जाए तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो वो एसिड्स जो पानी के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते वो उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स भी कह सकते हैं। जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल पढ़े थे, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सारे एसिड ऐसे हैं जो नेचर में पाए जाते हैं और पानी में जब इनको मिक्स किया जाता है तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते। और जबकि इनऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो पानी में पूरी की तरह घुल जाते हैं। जब इनको पानी के साथ मिलाया जाता है तो ये H पॉजिटिव, मैंने शुरू में ही बताया था कि एसिड हमेशा वाटर के साथ जब मिक्स करते हैं तो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। तो जो ये एसिड्स होते हैं जो पानी में पूरी तरह से नहीं घुलते, कंप्लीटली मिक्स नहीं होते, ये लेस अमाउंट में H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। और जबकि जो पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। तो जो एसिड पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते उनको हम कहेंगे वीक एसिड, और जो पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एसिड। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ एसिड पढ़ने से पहले मुझे आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि कभी भी जब हम एसिड को पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो इस तरह से कभी भी मिक्स मत करना कि तुमने मान लो कोई बीकर ले लिया, उसके अंदर एसिड डाल दिया और तुम उसके अंदर वाटर डाल रहे हो। अगर तुम ऐसा करोगे कि एसिड तुमने बीकर में ले लिया और वाटर ऊपर से उसके अंदर डाल के मिक्स कर रहे हो तो यहाँ पे ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं, तो ऐसा कभी भी मत करना। ठीक है, कभी भी जब वाटर को एसिड के साथ मिक्स करना होता है तो हमें क्या करना होता है कि एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर वाटर ले लेते हैं और फिर उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को मिक्स करना पड़ता है। एक ड्रॉप एसिड की डालते हैं, फिर उसको स्टीरर से मिक्स करना पड़ता है, फिर सेकंड ड्रॉप डालते हैं, फिर थर्ड ड्रॉप डालते हैं। तो इस तरह से हम एसिड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं। ठीक है, अब जब एसिड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो टू डिफरेंट टाइप की कंसंट्रेशन बन जाती है। एक होते हैं कंसंट्रेटेड एसिड और दूसरे होते हैं डाइल्यूट एसिड। ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, जिसके अंदर पानी की मात्रा तो क्या होती है, पानी की अमाउंट तो कम होती है और एसिड जो होता है वो ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो जिसके अंदर वाटर कम और एसिड की मात्रा ज्यादा उसको हम कहेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड किसे कहेंगे, जिसमें वाटर तो होगा ज्यादा अमाउंट में और एसिड जो होगा वो होगा कम अमाउंट में। ठीक है, एसिड कम अमाउंट में पाया जाएगा और वाटर ज्यादा अमाउंट में पाया जाएगा, उसको हम कहेंगे डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है कि वाटर सॉल्यूशन विच हैज रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ एसिड, जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा हो एज कंपेयर टू वाटर, उसको हम कहेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। फॉर एग्जांपल कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट एसिड जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो और एसिड की मात्रा कम हो, लो परसेंटेज में एसिड प्रेजेंट हो, उसको हम कहेंगे डाइल्यूट एसिड। तो ये थी एसिड्स की टाइप। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो नेचर में प्रेजेंट होता है, इनऑर्गेनिक जिसको लैब में बनाया जाता है। फिर था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जिसके अंदर एसिड ज्यादा पाया जाता है, जो पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, और वीक जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, समझ आया। अब हम पढ़ेंगे बेस की टाइप। बेस में भी वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। वीक बेस वो होते हैं जो पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, जैसे कि अमोनिया, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया। इसमें क्या होता है कि ये हाइड्रोक्साइड, हमें पता है बेस जो होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं, तो ये कम अमाउंट में OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। जबकि स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जैसे हमने एसिड का देखा था, तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बेस क्या होते हैं। ऑर्गेनिक जो नेचर में अपने आप प्रेजेंट होते हैं और इनऑर्गेनिक जो लैब में बनाए जाते हैं। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट बेस, जैसे कि हमने एसिड के बारे में पढ़ा था। कंसंट्रेटेड बेस जिसके अंदर वाटर सॉल्यूशन
जब बनाते हैं तो पानी की मात्रा कम हो और बेस की मात्रा ज्यादा हो, उसको हम कहेंगे कंसंट्रेटेड बेस। और जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो और बेस की मात्रा कम हो, उसको हम कहेंगे डाइल्यूट बेस। एग्जाम्पल कंसंट्रेटेड बेस का कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड और डाइल्यूट बेस का डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपके पास मान लो कोई बीकर है। हम्म हम्म जैसे मान लो ये बीकर है आपके पास और इसके अंदर कोई लिक्विड फिल्ड है। अब ये जो लिक्विड फिल्ड है, अब इसका तुम्हें पता लगाना है कि ये एसिड है या बेस है। स्ट्रोंग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रोंग बेस है, वीक बेस है, तो कैसे पता लगाओगे इसका? आप इसको टेस्ट करोगे या आप इसको अपने हाथ से टच करके देखोगे, तो कैसे पता लगाओगे? तो इन सब चीजों को पता लगाने के लिए कि ये जो लिक्विड स्पीकर के अंदर प्रेजेंट है, इज इट एसिड और बेस, तो इसको पता लगाने के लिए वी आर यूज सम इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि जो सब्सटेंस को चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं कि वेदर इट इज एसिड और बेस। अब ये इंडिकेटर्स क्या करते हैं? इट चेंजेस color and smell in the presence of acid और base solution। कि इस बीकर के अंदर जो भी सॉल्यूशन प्रेजेंट है, हमें नहीं पता वो एसिड सॉल्यूशन है या बेस सॉल्यूशन है, जब इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है तो ये क्या करते हैं, इसकी कलर या स्मेल को चेंज कर देते हैं, जिसको कलर और स्मेल को आइडेंटिफाई करके हम पता लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर कि वेदर इज इट एसिड और बेस। तो अब इंडिकेटर्स जो होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले इंडिकेटर्स हम देखेंगे जो कलर चेंज करने में हेल्प करते हैं। तो इसमें भी नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारा लिटमस या फिर टर्मरिक हम यूज करते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने दिए हैं। दूसरे होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, जो नेचर में डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होते, जिनको लैब में बनाया जाता है, फॉर एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज या फिर फिनोप्थिल। ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जब डालते हैं तो उसका कलर चेंज कर देते हैं, उस कलर को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो एसिड है या बेस है। दूसरे तरह के इंडिकेटर्स होते हैं जो स्मेल को चेंज कर देते हैं, इनको हम कहते हैं olfactory indicator। The indicator which changes the smell of the solution are known as olfactory indicators। अब इन olfactory indicators की जब हम एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है? फर्स्ट olfactory indicator है जैसे अनियन। अनियन को जब हम किसी सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, हमें नहीं पता वो एसिड है या बेस है, तो अगर उसकी अनियन की स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा तो वो सॉल्यूशन क्या है? एसिड। और अगर अनियन की स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाती है, वहां से गायब हो जाती है, तो वो सॉल्यूशन क्या है? बेस। वनीला एसेंस की जब हम ड्रॉप्स सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, अगर उसकी स्मेल में कोई चीज नहीं आता तो वो सॉल्यूशन क्या है? एसिड। और अगर वनीला एसेंस की स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाती है तो वो सॉल्यूशन क्या है? बेस। थर्ड, क्लोव ऑयल। क्लोव क्या होती है? लौंग का तेल जो होता है, उसको जब हम किसी सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, अगर उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आता तो वो सॉल्यूशन क्या है? एसिड। और अगर स्मेल बिल्कुल गायब हो जाती है वहां से तो वो क्या है? बेस। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा टाइप्स ऑफ इंडिकेटर जो कलर और स्मेल को चेंज कर देते हैं सॉल्यूशन की, जिसकी हेल्प से हम पता लगाते हैं कि वो सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। नाउ लिटमस, सबसे पहले नेचुरल जो इंडिकेटर होता है, नेचर में ये कैसा होता है? पर्पल कलर का प्रेजेंट होता है। बट जब हम इस लिटमस को सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं और अगर वो सॉल्यूशन एसिड होता है तो वो पर्पल से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्या कहा मैंने? कि नेचर में लिटमस जो होता है वो पर्पल कलर का प्रेजेंट होता है, और जब उस पर्पल कलर के इंडिकेटर को, लिटमस को हम इस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे, हमें नहीं पता ये सॉल्यूशन एसिड है या बेस, डालते ही अगर इसका कलर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो ये क्या है? सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन है। और अगर लिटमस को जैसे ही हम सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, अगर वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या है? सॉल्यूशन बेस है। नाउ वो तो हमने देखा लिटमस पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक दूसरे फॉर्म में भी होता है, लिटमस पेपर की फॉर्म में भी होता है। ठीक है, तो ये दो तरह के पेपर होते हैं, एक लिटमस ब्लू कलर का पेपर होता है, एक लिटमस रेड पेपर होता है। ठीक है,
तो अब इससे कैसे, पेपर की हेल्प से कैसे पता लगाएंगे? अगर ब्लू लिटमस के ऊपर हम उस सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, ठीक है, और ये ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड पेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या है? एसिड। और अगर ये रेड सॉल्यूशन, रेड पेपर के ऊपर जब हम सॉल्यूशन डालेंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या है? बेस। ये देखो, अगर ब्लू लिटमस के ऊपर जैसे ही हमने सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डाली तो ये रेड में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या है? एसिड। और जब सॉल्यूशन की हमने कुछ ड्रॉप्स रेड लिटमस पेपर पर डाली और ये ब्लू में कन्वर्ट हो गया, तो ये सॉल्यूशन, ये क्या होगा? बेस। सॉल्यूशन क्या है? बेस। नाउ टर्मरिक। टर्मरिक जनरली किस कलर की होती है? नॉर्मली येलो कलर की होती है। तो येलो कलर की टर्मरिक पे जब हम सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डालेंगे, अगर उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा तो वो सॉल्यूशन क्या है? एसिड। और अगर ड्रॉप डालते ही येलो कलर से वो रेड में चेंज हो जाएगा, तो वो सॉल्यूशन हमारा क्या है? बेस। मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? ऑरेंज कलर का होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऑरेंज कलर का होता है। तो जैसे ही हम इसके सॉल्यूशन की फ्यू ड्रॉप्स मिथाइल ऑरेंज की डालेंगे, तो अगर कलर ऑरेंज से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो क्या है? एसिड। और अगर कलर येलोइश या फिर कोई चेंज ज्यादा नहीं आता, तो वो क्या है? सॉल्यूशन हमारा बेस। लास्ट फिलोप्थिलीन। फिलोप्थिलीन जो होता है जनरली कलरलेस होता है। तो जब हम फिनोप्थिलीन की कुछ बूंदे ऐड करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, तो अगर उसका सॉल्यूशन का कलर एज इट इज रहेगा कि कोई चेंज, मतलब कि ट्रांसपेरेंट होगा वो, तो उसके वो सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक। और अगर सॉल्यूशन में जैसे ही फिनोप्थिलीन की कुछ बूंदे डालेंगे, अगर वो पिंक या पर्पलिश कलर का हो जाता है, तो वो सॉल्यूशन हमारा क्या है? बेस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स सी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, कि एसिड कैसे किसी चीज के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या चीज बनाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जब एसिड रिएक्ट करता है किसी भी मेटल के साथ, किसी भी मेटल के साथ, तो क्या करता है? वो हाइड्रोजन गैस बनाता है। कैसे? लेट्स सी, कि एसिड को जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, तो क्या बनता है? एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है और हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिया एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मेटल हमने लिया जिंक। जब हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो साल्ट बनेगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लिखते हैं HCl से, जिंक को Zn, हाइड्रोजन गैस निकलेगी H2 की फॉर्म में, और जिंक क्लोराइड जो साल्ट बनेगा Z है, ये यहाँ पे मिस्टेक है, इसका होगा फॉर्मूला ZnCl2। ठीक है, दिस इज द सॉल्ट which are formed by the reaction of hydrochloric acid with metal zinc. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सॉरी उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो क्या वाकई में हाइड्रोजन गैस निकल रही है? तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है इस दौरान? तो हम क्या करेंगे कि जिस भी फ्लास्क या फिर जो टेस्ट ट्यूब होती है उसके अंदर जब रिएक्शन करवाएंगे, तो उसके पास कोई भी जलती हुई माचिस या फिर कैंडल लेकर आएंगे। जैसे ही जलती हुई माचिस या कैंडल लेकर आएंगे, हम यहाँ से एक पॉप साउंड सुनाई देगी हमें। ठीक है, जैसे ही पॉप साउंड अगर रिलीज हो रही है, कोई भी बर्निंग चीज अगर इसके पास लेकर आ रहे हैं, पॉप साउंड आपको सुनाई दे रही है, तो मीन्स इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। और अगर पॉप साउंड नहीं सुनाई दे रही, तो मीन्स हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो रही है, आपकी रिएक्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं हुई है, तो आपको दोबारा से प्रूव करके देखनी पड़ेगी। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल एसिड। एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, अभी तो हमने पीछे देखा मेटल के साथ, जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है कि मेटल कार्बोनेट ले लिया, जब उसके एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वही साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी यहाँ पे, और वाटर अलग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, एसिड ले लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जब ये रिएक्ट करेंगे आपस में तो साल्ट बनेगा कौन सा? कैल्शियम क्लोराइड, वाटर रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। दूसरा एग्जांपल, जिंक कार्बोनेट हमने लिया एज अ मेटल कार्बोनेट, एसिड हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड, सॉल्ट बनेगा जिंक सल्फेट, वाटर रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, ये आपका होमवर्क है, आपको इसको
सिंबल की फॉर्म में कंप्लीटली लिखनी है कि कैसे क्या कहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है। अब इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है? तो ये अब हम आगे देखेंगे अभी। तो अभी हमने करवाया था मेटल कार्बोनेट के साथ, अब हम करवाएंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जिसमें हाइड्रोजन और ऐड हो गया। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सेम साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर बनेगा। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा साल्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज हो रही है उसका हम टेस्ट कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है? तो वो सॉल्यूशन जो भी हम जिसमें हमने रिएक्शन करवाई है उसको हम एक फ्लास्क में ले लेंगे, एक स्ट्रो लेंगे, उससे हम क्या करेंगे अपने मुंह से उसके अंदर जो एयर है वो एक्सेल करेंगे, उसके अंदर रिलीज करेंगे। तो जैसे ही हमारे मुंह से हम एक्सेल करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे ही उस सॉल्यूशन के अंदर जाएगी तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, मिल्की, मतलब दूध जैसा व्हाइटिश कलर का हो जाएगा। ठीक है, अगर व्हाइटिश कलर का होता है तो मीन्स उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पता करने के लिए लाइम वाटर लेंगे, इसके अंदर लाइम वाटर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम पता लगा लेंगे कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, कि एसिड जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? तो एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट की फॉर्मेशन होगी और वाटर रिलीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एसिड हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्ट हमारा बनेगा सोडियम क्लोराइड और वाटर रिलीज हो जाएगा। इस तरह के रिएक्शन को जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है और वाटर रिलीज करता है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Neutralization reaction, कि the reaction between an acid and a base to give a salt and water is known as neutralization reaction, कि acid base के साथ react करता है तो salt की formation करता है और water बनाता है, उसको हम neutralization reaction कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसिड की, कि जब एसिड मेटालिक ऑक्साइड मेटल के ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, सोल्ट की फॉर्मेशन करता है, वाटर रिलीज करता है, जैसा हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखा। तो यहाँ पे हमने एसिड ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटालिक ऑक्साइड हमने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया। तो ये जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा और वाटर रिलीज कर देंगे। तो अभी तक हमने देखी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि बेस जब रिएक्ट करता है किसी भी मेटल के साथ तो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। बेस हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल हमने ले लिया जिंक, जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि बेस जो होता है वो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, नहीं करता। क्यों क्यों नहीं करता, क्योंकि मेटल कार्बोनेट जो होते हैं या फिर मेटल हाइड्रोजन जो कार्बोनेट होते हैं वो अपने आप में ही बेसिक नेचर के होते हैं। तो जब भी बेस दूसरे बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो कोई प्रोडक्ट बनाएगा नहीं, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, इसलिए बेस जो है वो कभी भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कि बेस जब रिएक्ट करेगा नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा और वाटर रिलीज कर देगा। बेस हमने यहाँ पे लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके अंदर थोड़ा बेसिक नेचर होता है। अब ये सॉल्ट बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर रिलीज कर देगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कि बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, अभी पीछे देखा था हमने, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनाते हैं और वाटर रिलीज करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हमने देखी थी ये वही है।
अब वाई वट डू ऑल एसिड एंड बेस हैज इन कॉमन, कि एसिड और जो बेस होते हैं उनके अंदर क्या चीजें कॉमन होती है, अब हम ये देखेंगे। तो एसिड और बेस के अंदर क्या चीजें कॉमन होती है कि सारे जो एसिड्स होते हैं वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं और सारे जो बेस होते हैं वो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। H पॉजिटिव आयन जो होता है वो डिफरेंट एसिड्स के अंदर डिफरेंट अमाउंट में पाया जाता है, कि जो वीक एसिड होंगे उनके अंदर कम H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे उनके अंदर ज्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा। ऐसे ही OH नेगेटिव आयंस भी डिफरेंट बेस के अंदर डिफरेंट अमाउंट में पाए जाते हैं। These H positive ion are responsible for the acidic strength of acid, कि कितने अमाउंट में H पॉजिटिव आयन रिलीज हो रहे हैं वही एक एसिड की स्ट्रेंथ बताता है कि एसिड वीक है या बेस है, सॉरी स्ट्रॉन्ग है या वीक है। उसी तरह से OH नेगेटिव आयन भी बेस की स्ट्रेंथ को बताता है कि जितने ज्यादा OH नेगेटिव आयन रिलीज होंगे उतना ही जो हमारा बेस है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और जितने लेस अमाउंट में OH नेगेटिव आयन रिलीज होंगे हमारा बेस उतना ही वीक होगा। नाउ एक क्वेश्चन आता है कि आपके पास अगर दो बीकर हैं और दोनों के अंदर सॉल्यूशन फिल्ड है और ये भी बता दें कि दोनों के अंदर एसिड है, आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि कौन से बीकर के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है और कौन से बीकर के अंदर वीक एसिड प्रेजेंट है। तो आप कैसे पता लगाओगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का? अगर आपको दो सॉल्यूशन दे दें, बता दें कि दोनों में एसिड प्रेजेंट है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड किसके अंदर है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? क्या आप उसको टेस्ट करके देखोगे या आप उसको टच करके देखोगे? कैसे पता लगाओगे? तो दोनों ही पॉसिबल नहीं है। एसिड है, एसिड को ना हम टेस्ट कर सकते ना ही हम उसको टच कर सकते, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और हमने टेस्ट या टच कर दिया तो क्या होगा, हमारे बॉडी पार्ट्स जल सकते हैं। तो इसको पता लगाने के लिए हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर आप सभी को पता होगा क्या होता है, हमारा पीएच स्केल। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, डिफरेंट कलर्स को शो करते हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस के बेसिस पे, जिसके अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं। ये देखो डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो ये डिफरेंट कलर्स किसकी हेल्प से बने हुए होते हैं? H पॉजिटिव आयन की हेल्प से, कि हम कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर कितना अमाउंट में हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है वो देख के हम इस कलर को देख के उसकी मदद से पता लगाएंगे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है यूनिवर्सल इंडिकेटर की, वो आपको पता होना चाहिए कि ये सेवरल इंडिकेटर का मिक्सचर होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट कलर शो करता है डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस के बेसिस पे। दूसरा, इसको हम पीएच स्केल या फिर पीएच इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं। पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, की हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, वही पीएच स्केल या पीएच इंडिकेटर शो करता है। इसको हम यूज करते हैं एसिड और बेस की स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए किसी भी सॉल्यूशन में। इसमें जो वैल्यूज होती हैं वो 0 से लेके 14 तक होती हैं। अगर किसी सब्सटेंस में, सॉरी, इस स्केल के ऊपर जो 14 तक वैल्यू होती है, 0 से लेकर 7, अगर 7 से कम है वैल्यू किसी भी सब्सटेंस की तो वो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा? एसिडिक होगा। 7 से ज्यादा है तो बेसिक नेचर का होगा, और अगर एग्जैक्टली 7 के आसपास है तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल होगा, या फिर उसको हम साल्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, 7 से कम तो एसिडिक, 7 से ज्यादा तो बेस, और 7 के नियर बाय या 7 है एग्जैक्टली तो उसको न्यूट्रल सॉल्यूशन या फिर साल्ट बोलेंगे। दिस इज द पीएच स्केल। 0 से लेके 14 तक यहाँ पे वैल्यू होती है। अगर 7 से कम है, मतलब 0 से 6 तक है तो ये एसिड है। इसमें भी अगर 0 से 2 तक है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और 3 से 6 तक वीक एसिड। तो जितना ज्यादा सॉल्यूशन हमारा रेड कलर की तरफ मूव करेगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है या फिर साल्ट सॉल्यूशन होता है। 7 से ज्यादा होगी मीन सॉल्यूशन जितना ज्यादा ब्लू कलर देगा, जितना ज्यादा डार्क ब्लू कलर देगा उतना ही हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, अब इसमें देखो पीएच स्केल पे क्या दिखा रखा है यहाँ पे, कि यहाँ पे वैल्यू 7 है और 7 से कम हमें पता है एसिडिक नेचर का होता है। तो एसिड क्या होता है? हमेशा H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। और 7 से ज्यादा है तो बेस है, बेस OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। तो 7 से कम अगर हम देखेंगे तो जितनी ज्यादा एसिडिक वैल्यू होगी
मतलब जितना ज्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, पीएच वैल्यू उतनी ही कम होगी। और जितनी कम एसिडिक वैल्यू होगा, मतलब जितना कम एसिडिक होगा, जितना वीक एसिड होगा, जितना कम H पॉजिटिव आयन वो रिलीज करेगा, पीएच वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी। बेस में उल्टा है कि जितनी ज्यादा बेसिक नेचर का होगा, पीएच वैल्यू उतनी स्ट्रोंग होगी। हमें पता है कि OH नेगेटिव जितना ज्यादा होगा और पीएच वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। मान लो कि किसी का बेसिक नेचर यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे वैल्यू है 12, तो बेस जितना ज्यादा स्ट्रोंग होगा, पीएच वैल्यू भी उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। अब ये जो पीएच स्केल है, इसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं पीएच के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, कि जरा भी पीएच जो चेंज हो जाता है तो उनकी बॉडी पे या उनके नेचर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। कैसे कि हमारी जो बॉडी होती है ह्यूमंस की, वो 7 से 7.8 रेंज की पीएच तक वर्क करती है प्रॉपरली। अगर इससे कम या ज्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी में कुछ इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। और अगर एनवायरमेंट में पीएच की वैल्यू 7 से कम हो जाती है, तो वो जो 7 भी नहीं बल्कि 5.6 से अगर कम हो जाती है, ठीक है, तो क्या होती है, एसिड रेन होना स्टार्ट हो जाती है। एसिड रेन जहाँ पे मतलब कि एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा केमिकल्स जब जमा हो जाते हैं। कहते हैं स्टार्टिंग में जब बारिश का मौसम आता है तो शुरू की जो बारिश होती है उसमें नहाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि वो जो रेन होती है वो बहुत सारे एसिड्स को अपने साथ नीचे लेकर आती है, तो उसको हम एसिडिक रेन कहते हैं। ड्यू टू एसिड रेन जो होता है, कि हमें पता है, सबको पता है कि जब बारिश आती है तो बारिश का पानी बहकर कहाँ, समुद्रों में, नदियों में जाके मिल जाता है। तो वो जो एसिडिक रेन होती है, वहां जो एक्वेटिक लाइफ प्रेजेंट होती है उनकी लाइफ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, कि उनको सर्वाइव करना वहां पे मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा उनकी डिफिकल्ट हो जाती है लाइफ, क्योंकि वहां पे एसिड्स की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। सेकेंड इंपॉर्टेंस है पीएच का, कि सोइल, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो सोइल में ग्रो करते हैं, तो सोइल की पीएच भी कुछ अमाउंट में फिक्स होती है कि प्लांट्स इसी अमाउंट की पीएच ऑफ सोइल में ग्रो कर पाएंगे। तो अगर पीएच रेंज जो होती है अगर कम या ज्यादा हो जाती है तो प्लांट्स की लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ता है, कि प्लांट्स वहां पे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। हमारा स्टमक जो होता है, हमारे स्टमक के अंदर भी एसिड रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसका भी पीएच वैल्यू जो होता है फिक्स होता है। अगर हम खाना जो खाते हैं, खाना खाते हैं तो क्या होता है कि हमारे मुंह के अंदर जब खाना रह जाता है तो कहते हैं रात को ब्रश करके सोना चाहिए। अगर रात को ब्रश नहीं करते तो क्या होता है कि वो खाना वहां पे बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे वो पीएच रिलीज करते हैं। अगर हमारे मुंह माउथ की पीएच 5.5 से कम हो जाती है तो क्या होता है, हमारे दांत सड़ने लग जाते हैं और टूथ डिके की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस में। एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए भी इसको यूज करते हैं पीएच को, कि जो हमारी मधुमक्खी होती है या चींटी होती है, उनका डंक जो होता है उसके अंदर एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड्स बनाते हैं वो। तो वो जब भी हमें काट लेती है तो हमें एक जलन सी महसूस होती है। क्यों? वो इस एसिड के कारण ही जलन महसूस होती है। तो अगर वो काट लेते हैं और एसिड रिलीज करते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, तो उससे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वहां पे थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेके उसको रब कर लेते हैं। बेकिंग सोडा क्या है, एक बेस होता है। तो बेस जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पे एसिड की मात्रा कम हो जाती है, वो सोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और हमें रिलीफ महसूस होता है। अब पढ़ेंगे, हमने एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, सब चीज हमने देख लिया। अब हम देखेंगे साल्ट के बारे में। तो साल्ट क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड होता है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने बताया था, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट की फॉर्मेशन करते हैं, वाटर रिलीज करते हैं, उसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब फैमिली ऑफ साल्ट्स की कोई साल्ट आपके सामने है, जैसे मान लो कि यहाँ पे दो साल्ट हैं, एक सोडियम क्लोराइड एक सोडियम सल्फेट। तो आपसे पूछे कि ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम देखेंगे सोडियम क्लोराइड में भी क्या प्रेजेंट है, Na, और सोडियम सल्फेट में भी क्या प्रेजेंट है, Na। मीन्स दोनों में ही सोडियम प्रेजेंट है, तो दोनों किस फैमिली से बिलोंग करेंगे, ये सोडियम फैमिली से बिलोंग करेंगे। तो ये क्या है, सोडियम के साल्ट्स है। दूसरा आपके पास एग्जांपल है, यहाँ पे आपके पास है सोल्ट सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे आपके पास पोटेशियम क्लोराइड। अब आपसे पूछे कि ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो आप देखोगे दोनों में ही क्या प्रेजेंट है, Cl, मीन्स दोनों के अंदर ही क्लोराइड प्रेजेंट है।
तो ये क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करेंगे। तो इस तरह से आप साल्ट्स की फैमिली का पता लगा सकते हैं कि कौन सा साल्ट किस फैमिली से बिलोंग करता है। नाउ साल्ट की पीएच क्या होती है? तो एक न्यूट्रल जो सॉल्ट होता है उसकी पीएच वैल्यू होती है 7, जिसके अंदर एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रोंग पाए जाते हैं। जिस साल्ट की पीएच वैल्यू 7 होती है उसमें स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस ही पाए जाते हैं। एसिडिक साल्ट होगा मीन्स जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी, उसके अंदर स्ट्रोंग एसिड प्रेजेंट होगा लेकिन वीक बेस प्रेजेंट होगा। और अगर बेसिक साल्ट है तो पीएच वैल्यू उसकी ज्यादा होगी 7 से, तो उसके अंदर एसिड तो वीक होगा लेकिन बेस जो होगा वो स्ट्रोंग होगा। ठीक है। नाउ केमिकल फॉर कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। हमें पता है कि ये नमक जो तो हम यूज करते हैं वो कहाँ से आया है? सी वाटर से आया है, कि समुद्र का पानी होता है उसको अलग अलग पौंड या तालाब से छोटा छोटा बना के वहां पे इकट्ठा कर लिया जाता है। उस पर सनरेज पड़ती है तो वो पानी को इवेपोरेट कर देती है, वहां पे नमक बच जाता है, सॉल्ट बच जाता है, जिसको हम सोडियम क्लोराइड के, इसका कॉमन नाम सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये एक रो मटेरियल है, इसको यूज करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो वन बाय वन देखेंगे कि कैसे ये बनते हैं, इनका कॉमन नेम क्या है, कैसे केमिकल रिएक्शन होती है, कहाँ कहाँ पे इनका यूज होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कास्टिक सोडा के बारे में। तो कास्टिक सोडा जो होता है उसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल फॉर्मूला होता है इसका सोडियम Na और हाइड्रोक्साइड OH NaOH। प्रोसेस क्या है इसको बनाने का? कि जब भी वाटर सॉल्यूशन है कोई सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड को जब पानी में डाल देते हैं उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो वो क्या करता है, उस सोडियम क्लोराइड को डिकम्पोज कर देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड हमने ले लिया, उसको जब वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो क्या करेगा, डिकम्पोज कर देगा, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड में चेंज कर देगा, क्लोरीन गैस रिलीज कर देगा और हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज कर देगा। दिस इज द प्रोसेस फॉर मेकिंग कास्टिक सोडा बाय द हेल्प ऑफ सोडियम क्लोराइड मिक्स विथ वाटर। यूजेस क्या क्या है इसके? एक तो सोप और डिटर्जेंट बनाने में इसका यूज किया जाता है, पेपर बनाने में भी इसका इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, ऑयल रिफाइनिंग में, मतलब जब तेल को हम निकालते हैं तो उसको प्योर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड्स में भी कास्टिक सोडा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2। प्रोसेस क्या है इसको बनाने का? कि ब्लीचिंग पाउडर का प्रोसेस क्या है, इसको बनाने के लिए हम क्लोरीन गैस का यूज करते हैं। क्या करते हैं कि जो ड्राई स्लेट लाइम होती है उसमें से क्लोरीन गैस को पास करवाया जाता है, जो कि किसमें, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में चेंज हो जाती है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर हमारा। फॉर्मूला क्या है इसका, कैसे बनता है ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम ले लेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? ड्राई स्लेक्ट लाइम होता है। इसके अंदर से जब क्लोरीन गैस पास करवाएंगे तो ये क्या करेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में चेंज हो जाएगा और वाटर अपने अंदर से रिलीज कर देगा। यूजेस कहाँ कहाँ पे है इसके? एक तो जो हमारा कॉटन होता है या फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक या लिनन फैब्रिक जो होता है उससे जो कपड़े बनाए जाते हैं उनको ब्लीच करने में, उनको कलर करने में हेल्प करता है। पेपर मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। दूसरा, केमिकल इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पानी को साफ करने में इसका यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा, केमिकल फॉर्मूला NaHCO3। प्रोसेस क्या है इसका कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है हमारे पास सोडियम क्लोराइड का। ठीक है। वो सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लेंगे, उसके अंदर से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया पास करवाएंगे, तो ये क्या करेगा, बेकिंग सोडा बना देगा। कैसे बनता है? सोडियम क्लोराइड हमने ले लिया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब कि सोडियम क्लोराइड को पानी में मिक्स करेंगे और उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया पास करवाएंगे, तो ये क्या करेगा, अमोनियम क्लोराइड में चेंज हो जाएगा और बेकिंग सोडा मीन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा। यूजेस कहाँ कहाँ पे है इसका? कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में इसका यूज किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर
जो आग बुझाने के काम आता है वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। एंट एसिड अभी मैंने बताया था, कोई भी मधुमक्खी काट लेती है या फिर चींटी काट लेती है, वहां पे भी इसका यूज किया जाता है उसको ठीक करने के लिए। और बेकिंग पाउडर का यूज भी हम घरों में भी करते हैं, खाना वाना बनाने में, केक वगैरह बनाने में। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर जो है वो क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कि टार्टरिक एसिड को ऐड किया जाता है बेकिंग सोडा के साथ, तो ये बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। बेकिंग सोडा में जब टार्टरिक एसिड को मिक्स किया जाता है तो ये बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका यूज कहाँ कहाँ पे, ब्रेड, केक्स या फिर इडली वगैरह जो भी हम बनाते हैं उसको सॉफ्ट और स्पंजी करने के लिए, फ्लफी करने के लिए इसका यूज किया जाता है। वॉशिंग सोडा, हमें पता है, वी नो दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को जब हीट किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मीन्स ये सोडियम कार्बोनेट है और इसके अंदर जब हम पानी के 10 मोलिक्यूल 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके अंदर मिक्स कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा, क्या बन जाता है, वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, ग्लास सोप में, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, घरों को साफ करने में यूज किया जाता है, और पानी की जो हार्डनेस होती है, जो हार्ड वाटर होता है, वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, केमिकल फॉर्मूला है इसका। इसको बनाते कैसे हैं कि जिप्सम होता है, जिप्सम को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये क्या बना देता है, वाटर वहां से रिलीज कर देता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। मतलब जिप्सम के अंदर से उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके उसके अंदर से पानी को निकाल दिया जाए तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में वापस से वाटर को ऐड कर दिया जाए तो वो फिर से जिप्सम में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। रिएक्शन है इसकी कि ये है हमारा क्या, CaSO4, ये है हमारा जिप्सम। जिप्सम को जिप्सम को जब आप हीट करते हैं 373 केल्विन पे या फिर 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के ऊपर, तो उसमें से क्या होता है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है वाटर के, और जब हम इसको हीट करेंगे तो पानी इसमें से निकल जाएगा और केवल हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पे रह जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में फिर से वाटर को मिक्स कर दिया जाता है तो फिर से इसको जिप्सम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि मान लो ये हमारी प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट है, इसके अंदर फिर से हम 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को अगर ऐड कर दें तो फिर से ये जिप्सम में कन्वर्ट हो सकता है। यूजेस कहाँ कहाँ पे इसका, टॉयज बनाने में हम देखते हैं, जब घर बनते हैं तो वहां पे पीओपी करवाई जाती है, सुंदर सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। ठीक है, और जब किसी की हड्डी वड्डी टूट जाती है, हॉस्पिटल जाता है तो वहां पे प्लास्टर चढ़ता है, तो उसमें वहां पे बोन्स को फिक्स करने में भी इसका यूज किया जाता है। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा, इजी फॉर्म में आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेशन में बताएं बच्चों। आप नहीं बताते हो कमेंट में, कोई कमेंट नहीं आता, आप करते नहीं हो कमेंट, पता नहीं आपको समझ में नहीं आता या फिर क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई भी कमेंट कोई भी क्वेरी आती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेशन में बताया करो, ताकि वो जो जरूर सॉल्व की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, ताकि सबको बेनिफिट मिल सके। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो आपको उसको नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू बच्चों।